अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं कनाडा का सबसे मकबूल तरीन टेलीविजन प्राइम कनाडा टीवी और प्रोग्राम कनाडा हाइलाइट्स के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर खान। इस प्रोग्राम में हम कनाडा समेत पूरी दुनिया के वो अहम मौज़ूआत आपके सामने रखते हैं जो गुज़िश्ता एक हफ्ते में टॉप न्यूज़ का हिस्सा रहते हैं और उन मौज़ूआत की वजह से आने वाले दिनों में भी खबरों में गर्मा गर्मी देखने में आती है। पहले हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में यानी कनाडा हाइलाइट्स में कनाडा से मुताल्लिक कुछ अहम मौज़ूआत की, और उसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि इस वक्त पूरी दुनिया का सबसे हॉटेस्ट इशू जो कि यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद अब ओथ सेरेमनी बन चुका है और 20 जनवरी को होने वाली इस ओथ सेरेमनी के हवाले से सिक्योरिटी के इंतजामात इंतहाई सख्त कर दिए गए हैं। व्हाइट हाउस से लेकर इस वक्त पूरा पेंटागन अलार्मिंग सिचुएशन में है, लेकिन दूसरी जानिब इस तमाम तर मरहले को खुशअस्लूबी से निपटाने के लिए सिक्योरिटी के मरबूत इंतजामात किए गए हैं। इस पूरे मौजू पर हम मुफस्सिल गुफ्तगू भी करेंगे, लेकिन आज सबसे पहले कनाडा हाइलाइट्स में हम कनाडा से अहम मौजूआत को शामिल करेंगे और सबसे पहला मौजू जो कि कोविड-19 से मुताल्लिक है और वो ये खबर है कि वो तमाम तर स्कूल्स जो अब से कुछ ही दिन पहले खोले गए हैं वहां पर एक अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है और अलार्मिंग सिचुएशन ये क्रिएट हुई है कि कुछ बच्चों के केसेस पॉजिटिव आना शुरू हो गए हैं। इंतजामिया की जानिब से ये कहा गया है कि अगर किसी भी बच्चे में यानी किसी भी तालिबे इल्म के अंदर कोविड के कोई भी सिम्टम पाए जाते हैं यानी उसे फ्लू या कफ होती है तो इस सूरत हाल में उसका कोविड टेस्ट कराना फौरन से बेशतर लाजमी होगा। और कुछ इस किस्म की भी इतलात सामने आई है क्यूबिक से, जहां पर इस किस्म के केसेस भी सामने आए हैं कि बच्चों में सिम्टम्स पाए गए हैं और जब उनके कोविड टेस्ट करवाए गए तो वो पॉजिटिव आए हैं। एडवोकेट्स की जानिब से कहा गया है कि एसओपीज जो कोविड-19 से बचाव के लिए बनाई गई हैं वो नाकाफी हैं और ये इसलिए भी कहा गया है क्योंकि तालिब इल्मों के दरमियान बढ़ते हुए मेल जोल को मद्देनजर रखते हुए इस बात का कवी इम्कान जाहिर किया गया है कि कोविड-19 के सिम्टम्स की वजह से अगर कोई भी तालिब इल्म पॉजिटिव केस में शामिल हो जाता है तो उससे फौरन से बेशतर किसी दूसरे तालिब इल्म को कोविड मुंतकिल हो सकता है। मॉन्ट्रियल की अगर हम बात करें तो मॉन्ट्रियल में सबसे ज्यादा ट्रांसमिशन केसेस शामिल रहे हैं और इस वक्त भी वहां की सूरत हाल इंतहाई रिस्की और हाई है। यानी ये वो ट्रांसमिशन केसेस हैं जो एक से दूसरे फर्द में कोविड-19 की सूरत हाल को मुंतकली का बाइस बने हैं। अगर हम इंतजामिया की बात करें तो स्कूल इंतजामिया की जानिब से ये बातें सामने आई हैं कि कुछ क्लासेस ऐसी हैं जहां पर 32 से 34 यानी 32 टू 34 स्टूडेंट्स को अलाउ किया गया है और जो एसओपीज इंतजामिया की जानिब से बताई गई हैं उस पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। यह भी देखा जा रहा है कि तालिबे इल्म जो मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं क्या वो मास्क होम मेड मास्क है, क्योंकि इंतजामिया की जानिब से और स्कूल इंतजामिया ने इस बात पर सख्ती से अमल दरामद कराने के लिए कि होम मेड मास्क बिल्कुल भी अलाउ नहीं होगा और 3 प्लाई मास्क को ही इंप्लीमेंट करवाया जा रहा है। 3 प्लाई मास्क ही इस्तेमाल के तौर पर काबिल कबूल समझा जा रहा है और कुछ स्कूल की जानिब से भी इस किस्म के मास्क फराहम किए जा रहे हैं, लेकिन बढ़ते हुए इन केसेस को मद्देनजर रखते हुए ऐसा मालूम हो रहा है कि आने वाले दिनों में स्कूल्स का इसी तवातुर के साथ चलना शायद मुश्किल होता चला जाएगा। आज कनाडा हाइलाइट्स की दूसरी स्टोरी भी इंतहाई अहम है और सोचने और सुनने वालों के लिए ये एक काबिल कदर स्टोरी है कि किस तरीके से कनाडा की गवर्नमेंट और कनाडा की इंतजामिया हर चीज पर अपनी नजर रखती है और इस बात का खास तौर पर ख्याल रखा जाता है कि कैनेडियन आवाम को किसी भी किस्म का कोई नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि ये स्टोरी क्यूबिक से मुताल्लिक है और एक ऐसी खातून की ये स्टोरी है जिन पर $1 लाख का जुर्माना तो आयद हुआ है, लेकिन उन्हें ये जुर्माना इस सूरत में आयद हुआ है कि वो एक जाली नर्स थी और उन्होंने नर्स बनने के लिए 20 साल तक अपने जाली दस्तावेजात इस्तेमाल किए। 20 साल तक वो बहैसियत नर्स अपने फराइज अंजाम देती रही हैं, लेकिन इस सूरत हाल में उन्होंने जो नर्स के एक रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें उनका नर्सिंग सर्टिफिकेट और लाइसेंस भी शामिल होता है, ये तमाम तर डॉक्यूमेंट्स उनके जाली थे और उनको $1 लाख का जुर्माना आयद कर दिया गया है। नेथेरिया बेलिंगर इनका नाम है और इस वक्त इनकी उम्र 51 बरस है और इन पर तकरीबन 9 जराइम आयद किए गए हैं, 6 इन पर साबित हो चुके हैं और ये भी कहा गया है कि चूंकि इन्होंने लोगों की खिदमत का एक जज्बा तो जाहिर किया ही था, इसलिए इनके 2 साल जो हैं वो जेल के दौरान माइनस किए गए हैं, लेकिन ये कह दिया गया है कि वो अब सर्व नहीं कर सकेंगी और साथ ही ये उनके लिए एक बहुत ही
गिल्ट का मकाम है, क्योंकि उन्होंने खुद भी इस बात का एतराफ़ किया है और ये तमाम तर क्रिमिनल चार्जेस उन पर साबित हो चुके हैं। क्यूबिक की कोर्ट के जज पेरी लॉटरी ने इस बात पर इत्तेफाक किया है और इस बात को उन्होंने ज़रूरी समझा है कि उन्होंने एक नर्स के तौर पर काम किया, यानी मैं बात कर रहा हूं नेथले बेलिंगर की, जिन्होंने जॉन केयर हॉस्पिटल में अपने फ़राइज़ अंजाम दिए, लेकिन उन्हें नर्सिंग की कोई भी ट्रेनिंग नहीं थी और इसी वजह से उन्होंने अपनी इस करियर को आगे बढ़ाने के लिए जाली दस्तावेजात का सहारा लिया। प्रोसिक्यूशन की जानिब से जब तमाम तर इल्ज़ामात के जवाब में दलाइल दिए गए और सबूत पेश किए गए तो कोर्ट की जानिब से यह फैसला दे दिया गया कि उन पर $1 लाख का जुर्माना आयद हो गया है। यहाँ ये बात बताना भी लाजमी मैं समझता हूँ, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ 2019 में हुआ था और चूंकि 2019 के बाद हमने पूरा साल 2020 में कोविड की सिचुएशन को देखा, लेकिन उसके बावजूद इन्वेस्टिगेशन के इन इदारों ने अपने फ़राइज़ को बखूबी अंजाम दिया और जब अदालत में प्रोसिक्यूशन का मरहला जारी था तो एक वक्त पर यह बात भी सामने आई कि वो तमाम तर अफराद जो इनके पेशेंट्स थे, जिनकी इन्होंने नर्सिंग की थी, उन्हें कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। लेकिन ये एक ख़तरे की बात थी लोगों की सेहत के लिए, जान के लिए, कि एक नॉन प्रोफेशनल नर्स, यानी एक ऐसा शख्स जिसे नर्सिंग की ट्रेनिंग ना हो, बेशक वो उस फील्ड में आ गया हो और उसके पास लाइसेंस ना हो, क्योंकि कानून जो है वो लाइसेंस को फॉलो करवाता है और यही वो रेगुलेशंस होते हैं जिससे एक प्रोफेशनलिज्म का भी अंदाज़ा हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन की बुनियाद पर ही इस खातून को जहां $1 लाख का जुर्माना आयद हुआ, वहीं उसे जेल जाने की भी सज़ा सुनाई गई। कनाडा हाइलाइट्स का आज का तीसरा मौजू भी अहम है और इन्वेस्टिगेशन इदारों के लिए इस स्टोरी ने एक नया मोड़ सामने रख दिया है, क्योंकि ये वाक़या इतवार के रोज़ पेश आया और इस वाक़े के नतीजे में 51 साला शख्स जिसकी बॉडी मिली है और वो मुर्दा हालत में पाया गया है। राफेल एंड्रियो इस शख्स का नाम बताया गया है और इसकी बॉडी के हवाले से इत्तला दी गई और जब पुलिस वहां पर पहुंची है तो इसकी बॉडी को, यानी इस शख्स को मुर्दा हालत में पाया गया और फिर इसे अस्पताल मुंतकिल किया गया है। तकरीबन सुबह 8 बजे के करीब इतवार के रोज़ इसे मुर्दा हालत में पाया गया है। इस पूरे वाक़े के बाद एक नई बहस और एक नई डिबेट शुरू हो गई है होमलेस लोगों के लिए, क्योंकि कोविड की वजह से जहां कर्फ्यू की सूरत हाल है, वहीं पर वो अफराद जो कि बेघर हैं और उनके लिए जो मकामात का तयन किया गया है, क्या ये शख्स वहां तक नहीं पहुंच सका था या फिर किस तरीके से इसकी डेथ हुई है, ये बीमार था या इसके साथ क्या मामला था, अभी इस बारे में मज़ीद तहकीकात होना बाकी है। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं तो ये बातें भी सामने आ रही हैं कि ये एक इंतज़ामिया के लिए सवालिया निशान बनता जा रहा है, क्योंकि वो तमाम तर लोग जो कि होमलेस हैं और ये भी एक ऐसा ही शख्स है जिसके बारे में कहा गया है कि ये बेघर शख्स था और क्यों इसकी लाश वहाँ पर मिली है, क्या इसको उस मकाम तक पहुँचने में किसी किस्म की मुश्किल का सामना करना पड़ा है। राफेल एंड्रियो जिसकी उम्र 51 बरस है और जब इसकी लाश मिली है, जो मकाम था वो मिल्टन स्ट्रीट थी और पार्क एवेन्यू के करीब सुबह 8 बजे इतवार के रोज इसकी लाश मिली। कहा जा रहा है कि जिस कम्युनिटी से इसका ताल्लुक है वो क्यूबिक के नॉर्दर्न इलाकों की कम्युनिटी है और उसका नाम है मैथमैकुश लेक जॉन। इस कम्युनिटी से इसका ताल्लुक है और ये भी कहा जा रहा है कि ये शख्स बेघर था, जिसके बाद बहुत सारे सवालात इंतज़ामिया से मुताल्लिक उठ खड़े हुए हैं और वो सवालात ये हैं कि लोग तो एक दूसरे की केयर कर रहे हैं, लेकिन इस कर्फ्यू की वजह से क्या होमलेस लोगों की केयर में कोई कोताही सामने आ रही है और इस किस्म के कितने ऐसे लोग हैं जो इस वक्त होमलेस होंगे और उनके लिए इंतज़ामिया की जानिब से क्या क्या इंतज़ामात किए गए हैं। दिसंबर की अगर बात की जाए तो कोविड-19 की वजह से कई ऐसे इशूज़ सामने आए हैं जिसमें शेल्टर में रहने वाले लोगों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और मॉन्ट्रियल पब्लिक हेल्थ के एक बयानिए की रोशनी में ये भी बताया गया है कि इन सेंटर्स को दोबारा खोला जाएगा, लेकिन पब्लिक हेल्थ की जानिब से इस बात का तयन नहीं किया गया, ना ही ये बताया गया है कि ओपनिंग आवर्स क्या होंगे। लेकिन इससे उन लोगों के लिए एक खतरे की बात बढ़ चुकी है जो कि होमलेस लोग हैं और इस कोविड की सिचुएशन में उनका आगे क्या मुस्तकबिल बन रहा है। मॉन्ट्रियल की मैं बात करूंगा जहां पर ऐसे तमाम तर अफराद जो कि होमलेस हैं उनकी वैक्सीनेटिंग का भी एक बड़ा मसला सामने आ रहा है और उनकी वैक्सीनेशन कैसे होगी कोविड-19 की सूरत हाल में, क्योंकि वैक्सीनेशन का मरहला
कोई एक दफा का नहीं है, बल्कि ये मरहलावार वैक्सीनेशन है जो कुछ वक्फे के बाद यानी कुछ दिन के वक्फे के बाद दोबारा वैक्सीनेट की जानी है। मेयर वैलेरी प्लेंटी की जानिब से कहा गया है कि शहर में पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज के साथ मिलकर इस पर काम किया जा रहा है और उन्होंने ये भी कहा है कि इस तरह के वाकयात पर इंतजामिया ने गहरी नजर रखी हुई है कि मजीद इस किस्म के वाकयात शहर में ना सामने आए। और उन्होंने ये भी कहा कि बहुत जल्द सिटी के अंदर ऐसे तमाम तर शेल्टर्स की स्पेसेस को खोला जा चुका है जो कि पैंडेमिक के दौरान उन लोगों के लिए एक कारामद जगह साबित हुई है जो कि होमलेस लोग हैं यानी बेघर अफराद हैं। मेयर प्लेंटी की जानिब से यह भी बताया गया है कि ओल्ड रॉयल विक्टोरिया हॉस्पिटल में भी इस वक्त बेड्स अवेलेबल हैं और अगर किसी भी ऐसी सूरत हाल में जहां पर बेघर अफराद को मुश्किलात का सामना है तो ये वो तमाम तर मकामात हैं जहां पर उन्हें ये फैसिलिटी फराहम की जा रही है। इसी मौजू के साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि कनाडा के अंदर इस वक्त कोविड की क्या पोजीशन चल रही है और कोविड किस हद तक बढ़ता चला जा रहा है। मजमूई तौर पर केसेस की तादाद 7,15,000 पे जा पहुंची है। 5,425 केसेस गुज़िश्ता 24 घंटे के ये वो आदाद शुमार हैं जो बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। जो अफराद अब तक कनाडा में रिकवर हुए हैं और सेहतियाब हो चुके हैं यानी उनकी अब एंटीबॉडीज बन चुकी हैं कोविड-19 के बाद, उनकी तादाद 6,23,000 के करीब है। लेकिन बदकिस्मती से अब तक जां बहक अफराद की तादाद 18,120 पे जा पहुंची है और 106 अफराद का इसमें गुज़िश्ता 24 घंटों में इजाफा हुआ है। अगर मैं क्यूबिक की बात करूं तो क्यूबिक के अंदर 2,44,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 1,634 इसमें इजाफी केसेस हैं, जबकि अब तक क्यूबिक के अंदर शुरू दिन से लेकर जब से कोविड आया है आज तक 9,087 अमवात हो चुकी हैं और गुज़िश्ता 24 घंटों में 32 अमवात भी इसमें शामिल हैं। ओंटारियो की मैं आपसे बात करूं तो ओंटारियो के अंदर गुज़िश्ता 24 घंटों में 2,544 इजाफी केसेस के साथ मजमूई तौर पर केसेस की तादाद 2,45,000 केसेस पर जा पहुंची है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में 24 मजीद अमवात के साथ अब तक मजमूई तादाद अमवात की 5,442 हो चुकी है। अल्बर्टा में भी 1,17,000 तक तादाद पहुंच चुकी है केसेस की और 1,447 अफराद लुक्मा अजल बने हैं, जबकि ब्रिटिश कोलंबिया में 1,330 नए केसेस हैं जो कि गुज़िश्ता 24 घंटों में और मजमूई केसेस की तादाद 61,447 है। 1,078 अमवात भी हुई हैं और 31 अमवात इनमें गुज़िश्ता 24 घंटों में वाक़ हुई। मैनिटोबा के अंदर 27,629 केसेस हैं और 773 अफराद लुक्मा अजल बने हैं, जिनमें से 4 अफराद जो जाँ बहक हुए वो गुज़िश्ता 24 घंटों में हुए हैं। क्यूबिक में टोटल केसेस अब तक 2,44,000 तक पहुंच चुके हैं, जिनमें 1,634 अफराद गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड-19 का शिकार हुए हैं। ये वो तादाद है जो जाहिर कर रही है कि कर्फ्यू के बावजूद, सख्त इंतजामात और SOPs के बावजूद कोविड थमने का नाम नहीं ले रहा और लोग उससे मुतासिर होते चले आ रहे हैं और वैक्सीनेशन के तवातुर से इस्तेमाल से हो सकता है कि तादाद कम हो। और अब कनाडा हाइलाइट्स का वो अहम मौजू जो मैंने प्रोग्राम के आगाज में भी आपसे डिस्कस किया और वो है एक आलमी सिचुएशन से मुताल्लिक, क्योंकि अमेरिका जो कि जमहूरियत का अलमबरदार है, अमेरिका जिसने जमहूरियत के लिए मिसालें कायम की, वही अमेरिका जब उसके अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का 4 साला दौर अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है तो उसी अमेरिका की इस वक्त सूरत हाल पूरी दुनिया के लिए एक अजीब मिसाल पैदा कर रही है। और इस वक्त अमेरिकी तारीख में, अमेरिकी सियासी तारीख में भी और अमेरिकी सदारत की मुंतकली की तारीख में भी एक अनोखा बाब सामने आया है और यह अमेरिका की 231 साला तारीख में पहली बार किसी सदर का 2 बार मुआवजा भी सामने आया है। 20 जनवरी को जब सदर ट्रंप का 4 साला दौरे सदारत अपने इख्तिताम को पहुंचा, वहीं इसी तारीख को नौ मुंतखब सदर जो बाइडन ने अपना हल्फ तो उठा लिया, लेकिन इस हल्फ उठाने के लिए जो सिक्योरिटी की सूरत हाल रही है, कैपिटल हिल के अतराफ तमाम कारोबारी मराकज बन रहे, मेट्रो स्टेशन, पार्क्स और दीगर अहम मकामात भी 21 जनवरी तक बंद कर दिए गए। कैपिटल हिल की इमारत के अंदर और बाहर भी फौज को तैनात कर दिया गया ताकि 6 जनवरी जैसे खतरनाक फसादात दोबारा से रूनुमा ना हो। यहां तक के सोशल मीडिया के फोरम्स, ट्विटर और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर भी उन तमाम अकाउंट्स को बंद किया गया ताकि लोगों के अंदर किसी भी किस्म का इश्तियाल ना पैदा किया जा सके। इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जर्नलिस्ट हैं, वॉशिंगटन डीसी से हमारे साथ मौजूद हैं और वॉशिंगटन नाइट शो के प्रोग्राम एंकर हैं और एनालिस्ट भी हैं, जनाब आसिम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आसिम साहब प्राइम कैनेडा टीवी
को वक्त देने के लिए। अमेरिका में रूल ऑफ लॉ से कोई भी नहीं बच सकता और कवानीन पर अमल दरामद करवाना, और अगर कोई भी शख्स चाहे वो सदर ही क्यों ना हो, अगर वो कवानीन की खिलाफ वर्जी करता है, कानून को हाथ में लेता है, तो उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाता है। सदर ट्रंप के बारे में बताइए, साबिक सदर ट्रंप, उनके बारे में क्या क्या एक्शंस हो सकते हैं, क्या आगे इनके सियासी मामलात और इनका सियासी फ्यूचर आप क्या देखते हैं? जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ट्रंप ने अपने 4 साल हालिया दौरे में बहुत सारे ऐसे इकदाम भी लिए हैं जो कि कहा जा रहा था कि जी जैसे ही ये अपनी सदारत छोड़ेंगे कि तो उसके बाद जो है इनके ऊपर जो है मुख्तलिफ मुकदमात हो सकते हैं। लेकिन आपको पता है यहाँ पर अदालतें जो है वो किसी की मतलब वो जो है उस पर बहुत सख्ती से काम करती हैं और वो किसी को भी नहीं छोड़ती हैं। और यही वजह है कि सदर ट्रंप ने आखिर वक्त तक कोशिश की कि मैं लोगों के प्रेशर से जो है वो कुछ चीज़ें ना होने दूं। लेकिन क्योंकि अगर आप देखें कि हिलरी क्लिंटन और अल गोर के दरमियान भी कुछ इसी तरह की इलेक्शन में चीज़ें हुई थी, लेकिन अदालत के फैसले के बाद जो है अल गोर ने जो है ओबामा केस में तो अल गोर ने बड़े एक्सेप्ट कर लिया था। और यही वजह थी कि हिलरी और ट्रंप के उसमें जब ये हुआ तो हिलरी को एक्सेप्ट करना पड़ा ट्रंप के लिए। तो ट्रंप जो है उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की थी, इमिग्रेशन के हवाले से सदारती ऑर्डिनेंस इतने ज़्यादा उन्होंने जारी किए थे कि आने वाले वक्त में अब देखते हैं कि उनके ऊपर टैक्स के हवाले से भी बहुत था कि उन्होंने अपने ज़माने में जो है तकरीबन कितनी 12 या 13 बैंकरप्सियां फाइल की थी। उसके बाद वो जो अपने टैक्स के गोशवारे थे वो नहीं दिखा रहे थे, और वो उनका आईनी हक भी था कि वो दिखाएं या नहीं दिखाएं, लेकिन उन्होंने दिखा के नहीं दिए। लेकिन अब जो है जब वो पब्लिक में जाएंगे अब उनके वो सारी चीज़ें मंजरे आम पे आएंगी। फिर आपने देखा कि उनके ऊपर ख्वातीन के हरासमेंट के हवाले से बहुत सारे चार्जेस लगे, लेकिन वो भी जो है उनकी सदारती जब तक वो सदर रहे उस पर ज़्यादा बातचीत नहीं की गई। अब देखते हैं, और अभी उन्होंने आपको ये भी देखा आपने कि वो सदारती तकरीब में भी जो है उन्होंने शिरकत नहीं की। तो ये सारी चीज़ें जो है ट्रंप को जो आखिरी हमें लग रहा था कि अगले 4 साल जो है, इस 4 साल के बाद जब दोबारा इलेक्शन होंगे तो शायद ट्रंप दोबारा ना आ जाए। लेकिन शायद अमेरिकन अवाम की खुशकिस्मती ये है कि अभी जो उन्होंने बोया है वो काटेंगे और वो अगले 4 साल जो है वो नहीं आएंगे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने अमेरिकन अवाम को डरा के कि जी तुम लोग जो हो, अगर ये इमिग्रेंट जो हैं तुम लोगों को जो है वो ये कर लेंगे वो कर लेंगे। जैसा कि आपने हमारे मुल्कों में भी देखा कि बहुत सारे लीडर्स आए जिन्होंने डराया कि जी वो तुम्हारे हावी हो जाएगा, ये हावी हो जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ ट्रंप ने उन गांव के विलेजेस के वो जो मासूम लोग हैं उनको ये बताया कि इमिग्रेंट्स तुम्हारी ज़मीनों पे कब्जा कर लेंगे, इमिग्रेंट्स अब तुम्हें रूल करेंगे, और यहाँ पे आइन के हिसाब से आप असला जो वेपन्स है वो कैरी कर सकते हैं। दूसरे मुल्कों के लिए ये अजीब बात होगी कि एक बंदा कलाशनकोफ लटका के चले जा रहा है। अगर आप नॉर्दर्न एरियाज में पहले देखते तो एक साइकिल पे बंदा जा रहा होता है और उसके पास भी कलाशनकोफ बंदी होती थी, क्योंकि वो उनका एक ट्रेडिशन था, वहाँ पे किसी किस्म की पाबंदी नहीं थी। तो यहाँ पर भी आइन के हवाले से आप जो है असले को छुपा नहीं सकते, अगर आपके पास है तो आप दिखा सकते हैं। और कई स्टेट्स में वो भी मना है, हर स्टेट्स के अपने रूल्स और रेगुलेशंस हैं। तो हमने देखा कि व्हाइट हाउस के सामने और कैपिटल हिल के सामने वेपन्स लिए हुए, तो दुनिया ने एक अजीब सा परसेप्शन लिया कि ओह ये तो वॉर शुरू होने वाली है, ये तो ये होने वाला है। लेकिन यहाँ पर जो FBI है या दूसरे इदारे हैं वो उनको भी शायद इतना अंदाज़ा नहीं था कि कैपिटल हिल में इस तरीके से लोग चले जाएंगे। और आप ये देखिएगा कि शायद आने वाले दिनों में आपको पता चले कि इसमें एक मखसूस किस्म के लोगों ने भी काम किया जिनको पता था कि कैपिटल हिल के अंदर जाकर और कहाँ कहाँ जाना है, किस किस तरह जाना है। ये पहली दफ़ा हुआ है कि हमने देखा कि अमेरिका के झंडे को भी उतारा गया और ट्रंप के झंडे को लगाया गया। कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो तारीख में कभी नहीं हुई, लेकिन हुई हैं। तो ट्रंप देखें कि ट्रंप के बारे में यही है कि अब आपको पता चलेगा कि 25 जनवरी के बाद जो है कि कितने ऑर्डिनेंस जो बाइडेन निकालते हैं, कितनी चीज़ें वो कैंसिल करते हैं, चाहे वो इमिग्रेंट्स के हवाले से हो, हेल्थ सर्विसेज के हवाले से हो। जी उमर।
बगावत पे उकसाने का तो वो काम कर गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, और 50 रियासतों में इस वक्त अमेरिका की सिक्योरिटी की सूरत हाल इंतहाई अलर्ट है। क्या आपको नहीं लगता ऐसा कि आगे आने वाले दिन जो बाइडन के लिए, उनकी इंतजामिया के लिए मुश्किल भी बन सकते हैं अगर उन्होंने सही से टैकल नहीं किया? नहीं, ये गलत मैं नहीं समझता। मेरा ख्याल है शायद दूसरे ममालिक जैसे अमेरिका से बाहर बैठे हुए ये समझ रहे हैं लोग कि 50 स्टेट्स में जो है बहुत खतरनाक हैं, इस तरह की खबरें हैं। मैं नहीं समझता कि इस तरह की वो खबरें हैं। मैं यहाँ खुद भी मतलब रिपोर्टिंग करता रहा हूँ, और अभी भी मैंने ये देखा है कि यस, बिल्कुल उन्होंने वाशिंगटन को वॉर जोन सिर्फ इसलिए बनाया हुआ है कि कुछ उम्मीदों से ज़्यादा हो गया पिछले दिनों। लेकिन बाकी स्टेट्स में जो है जहाँ पर यहाँ पर आपको पता है ब्लू स्टेट्स, रेड स्टेट्स जो है, उनमें जो है डोनाल्ड ट्रंप की इस हरकत के बाद जो है ना बहुत सारे रिपब्लिकन भी जो है ना वो इसके खिलाफ हुए हैं, और वो कहते हैं कि ये एक उसका आईनी हक है, अगर जो बाइडन जीत गए हैं तो उनको एक्सेप्ट करते हुए जो है सदारत देनी चाहिए। बाकी स्टेट्स में इस तरह बिल्कुल नहीं है। कहीं कहीं इक्का दुक्का जगह जहाँ पर छोटे मोटे जुलूस निकल रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर उनकी जो लोकल पुलिस है वो संभाल लेती है। लेकिन सिर्फ वाशिंगटन एक ऐसी जगह है जहाँ पर 20,000 के करीब नेशनल गार्ड लगाए गए हैं पहली दफ़ा, और आसपास के जो इलाके हैं, जो वर्जीनिया लगता है, मैरीलैंड लगता है, ये हम इसको कहते हैं DMV, वर्जीनिया, मैरीलैंड एंड DC, 3 स्टेट्स आपस में लगते हैं। उनकी पुलिस भी, उनको भी अलर्ट किया हुआ है। बस सिंपल आप देखिएगा कि 21-22 तारीख के बाद जो है ना, अगर जुलूस निकलना भी होंगे तो वो एक नॉर्मल उसमें में निकलेंगे। और आपने देखा जब जैसे ही ट्रंप आए थे अमेरिका की, वहां पर आप कह सकते हैं कि 50 के 50 रियासतों में जुलूस निकल रहे थे ट्रंप के खिलाफ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। रोज निकलते थे, महीने तक एहतजाज हुआ, उसके बाद हल्के 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 करके खत्म हो गया। यही मैंने जैसे आपको बताया ना कि अमेरिका के अंदर रूल ऑफ लॉ जो है ना वो बहुत स्ट्रांग है, उस पर किसी को माफी नहीं मिलती, जिसकी वजह से एक आम आदमी, एक आम इमिग्रेंट्स और आम अमेरिकन ये सोचते हुए 10 दफा कोई काम करता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं करूं और पकड़ा जाऊं। जी। अच्छा आसिम साहब, ये भी मुझे बताइए कि नौ मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन ने अमरीकी मईशत को बचाने के लिए 1.9 खरब डॉलर के कोरोना वैक्सीनेशन पैकेज का भी ऐलान कर दिया है, और 100 रोज़ में इब्तिदा में वो 1 करोड़ अफराद को कोरोना वैक्सीन भी लगाने का इरादा रखते हैं, क्योंकि कोविड की पूरी सिचुएशन में इलेक्शंस हुए और कोविड ही इस वक्त सबसे टॉप इशू बना हुआ है। आपको लगता है जो बाइडन इंतज़ामिया इस इशू से यूएस की इकॉनमी को बचा पाएगी, लोगों को बचा पाएगी? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जो हुई हैं ये पूरी दुनिया में यकसां तौर पे हुई हैं। बड़े बड़े मुल्कों में जो है कोरोना ने जो है तबाही मचाई है, जबकि अगर हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को देखें तो वहाँ पर इतनी तबाही नहीं मची है। अगर जो इन्होंने ऐलान किया है कि जी $600 पर फैमिली मेंबर, या 1200 ट्रंप ने दिए थे पर फैमिली मेंबर, फिर उसके बाद वैक्सीनेशन का क्या तरीक़ेकार होना चाहिए। पहले उन्होंने कहा था कि जी हेल्थ केयर सेंटर, जो हेल्थ केयर से रिलेटेड लोग हैं उनको लगाए जाएंगे, और ये बात हकीकत है कि सबसे पहले हॉस्पिटल्स के लोगों को जो अमला है उनको लगे, और हमारे कई पाकिस्तानी डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने भी लगवाते हुए फेसबुक पे और दूसरी जगहों पे अपनी तस्वीरें शेयर की कि जी देखें हम लोगों को लग गया है। तो ये एक बड़ा स्मूथ तरीक़ेकार है। यहाँ पर हर चीज़ रिकॉर्ड पे लाई जाती है, चाहे एक कोरोना का मरीज़ किसी हॉस्पिटल में गया हो वो भी रिकॉर्ड पर होता है, जिसको वैक्सीनेशन लग रही है वो भी रिकॉर्ड पे होता है। बहुत सारे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, उस पर ये खबर भी मचाएगी जी इसमें चिप लगी हुई है और ये हो जाएगा। लेकिन अमेरिकन अवाम एक पढ़ी लिखी अवाम है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें फिर भी लोग हो जाते हैं। ऑफ कोर्स ये हम ही इंसान ही हैं, लेकिन हमने देखा कि दूसरे मुल्कों में वो तो इस तरीके के बड़े बड़े एंकर हजरात भी जो है वो ऐसी बातें करते थे कि हमें मजाक के क्या यार, ये दुनिया के 5-6 मुल्कों में इस वैक्सीन को तैयार किया गया है, सब कोई गए चिप डाल ले इंसान के जिस्म में। तो यहाँ के डॉक्टर्स जो हम प्रोग्राम करते हैं डॉक्टरों के साथ, तो वो हंसते थे कि ये किस किस्म की बातें फैला रहे हैं। तो मईशत के हवाले से भी ट्रंप भी खुशकिस्मत रहा है
کہ گزشتہ 4 سال میں امریکہ کی معیشت جو ہے وہ اسٹیبل رہی ہے، اس طرح نقصان نہیں ہوا کوئی، لیکن کرونا کے بعد جو ہے ملینز آف جابز گئی ہیں، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ 35 ملین کے قریب بوڑھے لوگ رہتے ہیں یہاں پہ، ضعیف لوگ رہتے ہیں، اور زیادہ تر کرونا کے شکار بھی وہی لوگ ہیں، یا تو بوڑھے لوگ ہیں یا کسی کو کوئی بیماری ہے اور کرونا ہوا تو وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ تو اموات کا سلسلہ یورپ اور امریکہ اور دوسرے ایسے علاقوں میں زیادہ ہیں، ملکوں میں زیادہ ہیں جہاں پر لوگ ضعیف رہتے ہیں۔ لیکن معیشت کے حوالے سے سمپل میں یہی بات کہوں گا کہ امریکہ جو ہے وہ کسی ایک کے کہنے پہ کام نہیں کرتا، یہاں پر باقاعدہ تھنک ٹینک بیٹھے ہوتے ہیں، جو معیشت سے ریلیٹڈ جو ہے جو ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی کو کوئی چیز پسند نہیں آئی ہے تو اس نے کہا نہیں جی یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹرمپ نے یہ کرنے کی کوشش کی جس کی وجہ سے امریکہ کو نقصان بہت سارے ہوئے۔ آپ دیکھیں کہ ہیلتھ کیئر کے اس میں اوباما کے دور میں پورا امریکہ کے اندر سب لوگوں انشورڈ ہو گئے تھے میڈیکل، تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات تھی۔ ٹرمپ نے آتے ہی ساتھ اس کو بھی ڈیمیج کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں کر پائے اس طریقے سے جس طرح سے انہوں نے سوچا تھا کہ میں تو بالکل ہٹا ہی دوں گا اور اپنا کوئی نیا پیکج لے کر آؤں گا۔ تو سمپل آپ سے اس بات کا جواب اس طرح کہوں گا دوبارہ سے کہ امریکہ کے اندر جب معیشت یا دوسری چیزوں پہ جب بھی ہوتا ہے تو باقاعدہ جو کانگریس مین، سینیٹرز، تھنک ٹینک بیٹھتے ہیں اور پھر فیصلے کرتے ہیں۔ یہ کوئی ون مین شو کا ملک نہیں ہے، اور جب بھی بننے کی کوشش کی گئی ہے یہاں پہ نقصان ہوا ہے۔ جی عاصم صاحب، لاسٹ کوسچن میرا کہ اس وقت افغانستان میں امریکہ کی جانب سے انخلا کا عمل جو کہ ایک کنٹینیو پروسیس رہے گا، اور دوسری جانب افغانستان میں امن سے جڑے ہوئے پاکستان کی امن اور سلامتی کا معاملہ، آپ کیا سمجھتے ہیں جو بائیڈن انتظامیہ کی جو پالیسیز ہوں گی کیا وہ اوباما پالیسیز کی طرح ہوں گی یا وہ ٹرمپ پالیسیز سے مختلف ہوں گی، یا پینٹاگون کی جانب سے یا CIA کی جانب سے جو فائنلائز پلان ہے اسی کو فالو کیا جائے گا اسپیشلی افغانستان کے لیے اور پاکستان کے لیے؟ دیکھیں میرے حساب سے یہ ریویو ہوگا، اس دفعہ یہ ریویو ہوگا، کیونکہ چائنا، انڈیا، افغانستان، پاکستان، ایران یہ جو ہے، اور اس کے بعد ایک جو چھپا ہوا ہمیشہ ایک ایسا ملک ہے سعودی عرب جو کہ کہیں لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ ساتھ قدم ملا کے چل رہا ہے اور کہیں لگتا ہے کہ بالکل آپ کا دشمن ہو چکا ہے۔ عرب کنٹریز جو ہیں، پھر اسرائیل کے حوالے سے جو عرب کنٹریز نے جو ایکسیپٹ کیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس نے پورے خطے کو چینج کر دیں گے، اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک دفعہ ریویو ہوگا، اور بائیڈن جو ہے ڈیموکریٹ جب بھی آتی ہے وہ اس طرح کے فیصلے کو ریویو ضرور کرتی ہے۔ اور آپ دیکھیے گا کہ کیونکہ انڈیا اور چائنا میں بھی ایک کولڈ وار چل رہی ہے، چائنا جو ہے اس کے کئی علاقوں پہ، انڈیا کے علاقوں پہ جو ہمیں نیوز کے حوالے سے جو خبر ملتی ہے کہ قبضہ ہو چکا ہے یا کرنے جا رہے ہیں، یا انہوں نے جو ہے مطلب وہ انڈیا کی ہمت نہیں پڑ رہی کہ وہ چائنا سے الجھے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ کشمیر کے حوالے سے اس مودی گورنمنٹ نے ایک بہت بڑا ڈیسیجن لیا، اور اس کے سعودی عرب نے اس کی ہیلپ کی، وہاں پر گھر بننے شروع ہوئے، لاکھوں گھر ہم نے سنا کہ وہاں بن رہے ہیں، اور جس کے بعد پورے انڈیا سے لوگ لا کے وہاں پہ بسائے جائیں گے، 10 لاکھ کے قریب لوگ۔ تو وہ جو کشمیر کا ایشو پہ ہم لوگ ہر سال جھنڈا لگا کے اور چیختے تھے، شاید میرا خیال ہے وہ بھی ہم نے دیکھا کہ وہ ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پھر افغانستان کی جو ٹریڈ ہے اس پہ بھی، اور انڈیا اور افغانستان کی جو ٹریڈ ہے اس پہ بھی میرا خیال ہے امریکہ اور پاکستان کے درمیان اہم فیصلے ہوں گے، کیونکہ پاکستان اور امریکہ جو ہے وہ جب سے مطلب ان کا ایک انٹرسٹ ہے آپس میں، ہم نے کبھی بھی جو ہے اپنے ملک کے حساب سے اپنے انٹرسٹ کے بارے میں امریکہ سے بات چیت نہیں کی۔ تو میرا خیال ہے کہ شاید آنے والے دور میں اس دفعہ شاید ہمارے حکمرانوں کو عقل آ جائے کہ وہ اپنا انٹرسٹ دیکھیں اور بات کریں۔ امریکہ دنیا کا، بلکہ میں بولتا ہوں ہونا بھی ایسا ہی چاہیے کہ ہر ملک کو اپنے انٹرسٹ میں بات کرنی چاہیے۔ امریکہ ہمیشہ اپنے انٹرسٹ میں بات کرتا ہے، پاکستان سے، سعودی عرب سے، انڈیا سے، چائنا سے، افغانستان سے،
اور وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دوسرے کو کیا، وہ اپنے انٹرسٹ میں دیکھتا ہے مجھے کیا فائدہ مل رہا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں انٹرنیشنل ریلیشن بہت امپورٹنٹ ہے اس گورنمنٹ کے لیے، کیونکہ جو ٹرمپ نے کیا امیگرینٹس کے حوالے سے، امیگریشن کے حوالے سے، پوری دنیا میں جیسے مسلمانوں کے ملکوں پہ پابندیاں لگیں اس طریقے سے، اور پھر ملکوں کے درمیان کولڈ وار ہوئی، یمن کا آپ نے واقعہ دیکھا، اور دوسرے کنٹریز کے اندر جو وارز ہوئی ہیں، تو جو بائیڈن کے لیے معیشت، پھر دوسرے ملکوں کی آپس کی جو لڑائی ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ بڑے لوگ چھڑاتے ہیں گھر والوں کی لڑائیاں، تو وہ اسی طریقے سے جو ہے اب امریکہ کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوگی۔ سب سے پہلی بات کہ جو بائیڈن پاکستان یا دوسرے ملکوں کے ساتھ فرینڈلی اس لیے ہیں کیونکہ وہ پہلے ایز اے وائس پریزیڈنٹ بھی کام کر چکے ہیں، تو یہ بھی ایک ان کے پازیٹیو اس میں جائے گا کہ ان کے آلریڈی تعلقات بہت اچھے ہیں دوسرے ملکوں سے، کیونکہ جو بائیڈن کے نیچے ٹیم آئے گی وہ میرا خیال ہے وہی ٹیم کو لے کر آئیں گے جو کہ پہلے ان کے ساتھ کام کر چکی ہوگی۔ تو آتے ہی ساتھ آپ دیکھیں گے کہ بڑی بڑی تبدیلیاں آئیں گی، بڑے بڑے جو انسٹیٹیوشن ہیں ان کے جو ہیڈ ہیں وہ چینج ہوں گے، جیسا کہ ہمیشہ امریکن حکومت جب بھی چینج ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے کہ سب اپنے پسند کے لوگوں کو اوپر لگایا جاتا ہے۔ تو آیا دیکھتے ہیں کہ اس آنے والے کچھ دنوں میں ہم دیکھتے ہیں، جیسے ٹرمپ نے آتے ہی ساتھ جو ہے وہ بس ہم روزانہ خبر میں دیکھتے تھے کہ یہ لا پاس ہوا، یہ ہوا، لا تو نہیں لیکن پریزیڈنسی جو وہ کرتے تھے کہ نہیں جی آرڈیننس لے کر آتے تھے کہ نہیں یہ ہو گیا یہ ہو گیا، تو اب آ کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ ہاؤس میں جاتے ہیں یا آرڈیننس پاس کرتے ہیں۔ جی عمر، ٹھیک ہے، بہت شکریہ عاصم صدیقی صاحب، واشنگٹن ڈی سی سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود تھے، اور آج آپ نے اپنا وقت دیا، انالیسس سامنے رکھا، ڈیموکریٹک کس طریقے سے امریکہ کو ترقی کی جانب لے کر چلیں گے، نہ صرف امریکہ کی معاشی صورتحال بلکہ امریکہ کے تمام ہی دنیا اور بالخصوص اپنے دوستانہ ممالک سے دوستانہ تعلقات پر بھی گہری نظر رہے گی، اور جو بائیڈن انتظامیہ کے لیے اس لیے بھی آسان رہے گا کیونکہ وہ اس سے پہلے اوباما انتظامیہ میں نائب صدر کے فرائض انجام دے چکے ہیں۔ بہت شکریہ عاصم صدیقی۔ ناظرین، آج کینیڈا ہائی لائٹ سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید کسی بھی خبر کی آپ تفصیل جاننا چاہتے ہوں یا کینیڈا سے متعلق کسی بھی موضوع پر تفصیلی بریفنگ سننا چاہتے ہوں تو پرائم کینیڈا ٹی وی سے اپنا سلسلہ جوڑے رکھیے اور دیکھتے رہیے کینیڈا ہائی لائٹس۔ اللہ حافظ۔